बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हम हीमाटोलॉजी पैथोलॉजी को स्टार्ट कर चुके हैं, आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया होगा। सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया को समझने से पहले हम जो है आरबीसी के बारे में, इसकी प्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि हमें पता है कि हमारे ऑल ब्लड सेल्स जो होती है उनकी प्रोडक्शन जो होती है वो बोन मैरो के अंदर होती है। आरबीसी के हमें स्ट्रक्चर्स का पता होना चाहिए। जैसा कि नॉर्मली आरबीसी के अंदर जो मैच्योर आरबीसी होता है उसके अंदर एचबी होती है। ठीक हो गया। अब एचबी जो होती है ये हीम और ग्लोबिन से मिलकर बनती है। हीम जो होती है ये मज़ीद आयरन और प्रोटोपोरफायरिन रिंग से मिलकर बनती है। ग्लोबिन जो होती है ये एक प्रोटीन होती है जो कि मज़ीद आगे 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा चेन से मिलकर बनती है। अब देखें एचबी जो होती है वो हीम और ग्लोबिन से मिलके बनती है, और हीम जो होती है वो आयरन और प्रोटोपोरफायरिन रिंग से मिलके बनती है। ग्लोबिन जो होती है वो 2 अल्फ़ा और 2 बीटा चेन से मिलके बनती है। अब अगर आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है, किसी बंदे में आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसकी वजह से जो अनीमिया होगा उसको हम आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया कहते होते हैं। तो अगर किसी बंदे में प्रोटोपोरफायरिन रिंग की डेफिशिएंसी हो जाती है या कंजेनिटली या एक्वायर्ड, तो उसकी वजह से जो अनीमिया होगा, हीम जो है वो प्रॉपर नहीं बनेगी, एचबी का लेवल जो होगा वो कम होगा, और जो अनीमिया होगा उस अनीमिया को हम सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया कहते होते हैं, जो कि आज हमने डिस्कस करना है। ठीक हो गया। अगर तो अल्फ़ा चेन की डिफेक्टिव कॉपी आ जाती है, ये जो है ये इसकी डेफिशिएंसी आ जाती है, ये नहीं बनती सही तरह बॉडी में या जेनेटिकली या एक्वायर्ड, तो इसकी वजह से जो होगा वो होगा अल्फ़ा थैलासीमिया होगा। और ये मोस्टली जो होती है ये जेनेटिकली होती है। आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल में थैलेसीमिया के पेशेंट होते हैं और इनका ट्रीटमेंट एक ही होता है, इनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाना पड़ता होता है। ठीक हो गया। उसके बाद अगर बीटा चेन की डिफेक्टिव आ जाता है, बीटा चेन में कोई डिफेक्ट आ जाता है, तो इसकी वजह से जो अनीमिया होगा उसको हम सिकल सेल अनीमिया कहते होते हैं, जो कि हमारा अगला टॉपिक सिकल सेल अनीमिया पे होगा। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो प्रोटोपोरफायरिन रिंग की डेफिशिएंसी के ऊपर होगा कि इसकी डेफिशिएंसी कैसे होती है। फॉर एग्जांपल हम इसको समझने के लिए फ्लो चार्ट एक बना लेते हैं। जब प्रोटोपोरफायरिन रिंग जो है इसकी डेफिशिएंसी होगी, ये कम बनेगी, तो बंदे के अंदर जो होगा वो एचबी का लेवल, हीम का लेवल कम होगा। क्योंकि जब प्रोटोपोरफायरिन रिंग और आयरन ने मिलके हीम को बनाना है, जब ये बंदा ही नहीं बन रहा, इसकी डेफिशिएंसी है, तो आयरन अकेला हीम को नहीं बना पाएगा, जिसकी वजह से बंदे के अंदर हीम की जो है वो डेफिशिएंसी होगी। जब हीम की डेफिशिएंसी होगी, हमें पता है कि हीम और ग्लोबिन दोनों मिलके जो है वो एचबी को बनाते हैं। अब ग्लोबिन अकेली तो एचबी को नहीं बना पाएगी, जिसकी वजह से बंदे के अंदर एचबी का लेवल जो होगा वो डिक्रीज़ होगा। और ये एचबी का लेवल किस वजह से डिक्रीज़ हो रहा है, इसके पीछे रीज़न क्या है, और वो रीज़न होती है प्रोटोपोरफायरिन रिंग। तो इस वजह से इस अनीमिया को हम सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया कहते होते हैं, सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर। अब हम इसके काज देख लेते हैं कि कौन कौन से काज होते हैं जो कि सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया का करवा सकते हैं। सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया ये कंजेनिटली भी हो सकता है और एक्वायर्ड भी हो सकता है। मतलब ये है कि पेरेंट्स से बच्चे में कोई डिफेक्टिव जीन आ जाता है, तो जो कि प्रोटोपोरफायरिन रिंग को बनाता है, उसकी वजह से भी अनीमिया हो सकता है, और एक्वायर्ड भी हो सकता है, आफ्टर बर्थ भी हो सकता है। अब हम देखते हैं कि कंजेनिटली कैसे होता है और आफ्टर बर्थ कैसे होता है। फर्स्ट हम देखते हैं कंजेनिटली।
अब यहाँ पे हम प्रोटोपोरफायरिन रिंग को सारे को तो नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि ये फिजियोलॉजी का एक अलग से टॉपिक है, ठीक हो गया। मैं सिंपली आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ कि प्रोटोपोरफायरिन रिंग जो होता है ये 4 पायरोल रिंग से मिलके बना होता है, ठीक हो गया। हर पायरोल रिंग में 5 कार्बन होते हैं, टोटल इसमें 20 कार्बन होते हैं, ठीक हो गया। इसके कुछ आगे स्टेप्स होते हैं, ठीक हो गया। अब प्रोटोपोरफायरिन रिंग जो होता है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में सक्सीनाइल CoA और ग्लाइसिन्स जो होती हैं, ये देखें। ठीक हो गया। इमाइनोलिवोलिनिक एसिड्स जो बनता है ग्लाइसिन और सक्सीनाइल को ए के मिलने से, उसके अंदर जो एंजाइम रोल प्ले करता है वो इमाइनोलिवोलिनिक एसिड सिंथेज होता है, जो कि रेट लिमिटिंग एंजाइम होता है। अगर बाय बर्थ पेरेंट से कोई डिफेक्टिव जीन आता है जो कि इस इमाइनोलिवोलिनिक एसिड सिंथेज को जो है ये इसकी एक्टिविटी जो है वो एबनॉर्मल हो जाती है, उस डिफेक्टिव जीन के आने से ये नहीं बनता है। तो इस वजह से फिर ग्लाइसिन और सक्सीनाइल को ए आपस में नहीं मिलेंगे और इमाइनोलिवोलिनिक एसिड नहीं बनेगा। ये इमाइनोलिवोलिनिक एसिड नहीं बनेगा तो आगे प्रोसेस नहीं चलेगा। जब आगे प्रोसेस नहीं चलेगा तो प्रोटोपोरफायरिन रिंग की डेफिशिएंसी होगी और ये डेफिशिएंसी की वजह से हीम की डेफिशिएंसी होगी। जब हीम की डेफिशिएंसी होगी तो इनडायरेक्टली एच बी कम होगा। जब एच बी कम होगा तो बंदे के अंदर आरबीसी का लेवल कम होगा और बंदे के अंदर अनीमिया होगा, और ऐसे अनीमिया को हम सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया कहते होते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हम देख लेते हैं कि एक्वायर्ड काज क्या आ जाते होते हैं इसके। एक्वायर्ड काज में जो पहला काज आ जाता है वो होता है अल्कोहलिज्म। अगर कोई बंदा क्रोनिकली अल्कोहल का यूज़ करता है तो अल्कोहल के अंदर कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो कि डायरेक्टली जाके प्रोटोपोरफायरिन रिंग की डैमेजिंग करवाते हैं, ठीक होगा। जब प्रोटोपोरफायरिन रिंग डैमेज होगी तो इसकी डेफिशिएंसी होगी। जब इसकी डेफिशिएंसी होगी तो इनडायरेक्टली एच बी कम होगी और बंदे के अंदर अनीमिया होगा। और ज़्यादातर जो होता है अल्कोहलिज्म का की वजह से सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया ये वेस्टर्न कंट्री में होता है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्री में अल्कोहल का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। इसकी वजह से वेस्टर्न कंट्री में होने वाला जो ज़्यादातर अनीमिया होता है वो सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया होता है। उसकी वजह क्या होती है कि अल्कोहल जो होती है ये प्रोटोपोरफायरिन रिंग की डैमेजिंग करवा देती होती है। उसके बाद आ जाते हैं कि लेड पॉइजनिंग। ठीक हो गया। अब आपने देखा होगा कि कुछ छोटे बच्चे जो होते हैं वो स्कूल में जाते हैं, उनकी हैबिट बन जाती है कि वो जो पेंसिल के अंदर सिक्के होते हैं, लेड होता है, उसके अंदर लेड होती है, उनको वो खाते रहते हैं, चबाते रहते हैं। वो एक दिन के अंदर उनकी मामा न्यू पेंसिल लेके देती है, जब वो स्कूल से आते हैं तो ख़त्म हुई होती है। उनकी वो हैबिट बन जाती है पेंसिल के सिक्कों को खाना। उनके अंदर लेड होती है और लेड के अंदर क्या एबिलिटी होती है कि ये इमाइनोलिवोलिनिक एसिड डैमिनेज को जो है ना इनहिबिट करा देते हैं। जब एक बंदे में ये भी ठीक है, ठीक हो गया। विटामिन B6 भी है उसमें, इमाइनोलिवोलिनिक एसिड बन गया। अब इमाइनोलिवोलिनिक एसिड ने आगे कन्वर्ट होना होता है पोरफोबिलिनोजिन में, ठीक हो गया। और पोरफोबिलिनोजिन में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम जो होता है वो इमाइनोलिवोलिनिक एसिड डैमिनेज एंजाइम होता है। तो अगर किसी बंदे में इस एंजाइम्स की डेफिशिएंसी होगी तो ये
इमाइनोलिवोलिनिक एसिड पोरफोबिलिनोजिन में कन्वर्ट नहीं होगा। जब कन्वर्ट नहीं होगा तो आगे स्टेप नहीं चलेंगे, प्रोसेस जो होगा वो प्रोसीड नहीं होगा, जिसकी वजह से प्रोटोपोरफायरिन रिंग एट द एंड नहीं बनेगी। जब ये नहीं बनेगी तो बंदे के अंदर HB का लेवल कम होगा और बंदे के अंदर अनीमिया होगा, और ऐसे अनीमिया को हम सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया कहते होते हैं। उसके बाद सेकंड जो इसकी आ जाता है लेड पॉइजनिंग के अंदर, ये इसके अंदर एबिलिटी होती है कि ये कॉमन पेरोनियल नर्व और रेडियल नर्व को डैमेज करवा देती होती है। आपको पता है कि कॉमन पेरोनियल नर्व जब डैमेज होती है तो इससे फुट ड्रॉप होता है, और अगर रेडियल नर्व की डैमेजिंग हो जाए तो रिस्ट ड्रॉप होती है। तो यहाँ तक क्लियर। उसके बाद जो थर्ड काज आ जाता है इसके अंदर आ जाता है वो होता है विटामिन B6 डेफिशिएंसी। अब विटामिन B6 की डेफिशिएंसी कैसे सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया करवा सकती है, ये देखें। सक्सीनाइल को ए और ग्लाइसिन को आपस में मिलाने वाले जो होते हैं वो होता है इमाइनोलिवोलिनिक एसिड सिंथेज, जो कि रेट लिमिटिंग एंजाइम होता है, और इसके साथ विटामिन B6 होता है। अगर किसी बंदे में ये इसकी डेफिशिएंसी है तो फिर भी प्रोसेस जो होगा वो प्रोसीड नहीं होगा। अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो फिर भी ये इमाइनोलिवोलिनिक एसिड नहीं बनेगा। इसका मतलब है कि दोनों बंदों का होना ज़रूरी है। तो अगर किसी बंदे में विटामिन B6 की डेफिशिएंसी आ जाती है तो उस बंदे में ये इमाइनोलिवोलिनिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा। जब ये नहीं कन्वर्ट होगा आगे प्रोसेस नहीं चलेगा, HB का लेवल कम होगा, और HB का लेवल कम होगा तो बंदे के अंदर सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया होगा। अब विटामिन B6 की डेफिशिएंसी कैसे होती है, हम टीबी के ट्रीटमेंट के अंदर आइसोनायाजिड टैबलेट यूज़ करते होते हैं। RX मीन ट्रीटमेंट, ठीक हो गया। हॉस्पिटल में RX का वर्ड जो है ये ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, DX का यूज़ किया जाता है डायग्नोज के लिए, ठीक हो गया। अब टीबी का अगर कोई फॉर एग्जांपल आपके पास पेशेंट आता है टीबी का, आप उसमें आइसोनायाजिड का करवा रहे हैं यूज़ और क्रोनिकली करवा रहे हैं, और साथ में आप उसमें आइसोनायाजिड का ट्रीटमेंट के साथ आइसोनायाजिड दे रहे हैं, तो आइसोनायाजिड के अंदर एबिलिटी होती है कि ये विटामिन B6 की डेफिशिएंसी करवा सकती है, ठीक हो गया। जब ये विटामिन B6 की डेफिशिएंसी करवाएगी तो बंदे के अंदर सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया होगा। तो हमें चाहिए कि जब पेशेंट जो है हॉस्पिटल में टीबी का पेशेंट प्रेजेंट करे, आप उसे आइसोनायाजिड टैबलेट दें तो साथ में आप विटामिन B6 की टैबलेट भी दें, ताकि उस बंदे में विटामिन B6 की डेफिशिएंसी ना हो। तो उसके लिए हम देते होते हैं विटा6 टैबलेट, ठीक हो गया। आपके पास कभी भी हॉस्पिटल में टीबी का पेशेंट प्रेजेंट करे और आप उसको आइसोनायाजाइड टैबलेट जो है ये यूज़ करवाएं, तो आपने हरगिज़ नहीं भूलना कि आप उसको विटा6 टैबलेट ना दें, आपने ज़रूर ये देनी विटा6 टैबलेट। अब अगर विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हो जाती बंदे को तो ये माइलिन शेथ को भी डैमेज करवा सकती है। हमें पता है कि हमारी न्यूरॉन्स के 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल बॉडी होती है, अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक हो गया, ये सेल बॉडी है। इसको हम सोमा भी कहते होते हैं। इसकी आउटग्रोथ होती है सेल बॉडी की, जिसको हम डेंड्राइट्स कहते होते हैं। ठीक हो गया। ये इसका एक्सोन पार्ट होता है, और एक्सोन के ऊपर एक आउट कवरिंग होती है जिसको हम माइलिन शीट कहते होते हैं। और माइलिन शीट का काम क्या होता है,
ये नर्व इम्पल्सिस की कंडक्शन करवाती है। और माइलिन शीथ को विटामिन B6 जो होता है ये मेंटेन कर रहा होता है। तो अगर किसी बंदे में विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हो जाती है तो ये इसको मेंटेन नहीं करेगा और उस बंदे में नर्व इम्पल्सिस की कंडक्शन नहीं होगी। जब कंडक्शन एबनॉर्मल होगी तो बंदे के अंदर टिंगलिंग, नमनेस, नमनेस जैसी सेंसेशन आएगी। तो वो बंदा आपको जो सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया का बाद में प्रेजेंट करेगा, जिसमें आप आइसोनायाजिड का यूज़ करवाएंगे विटामिन B6 के बगैर, तो वो बंदा प्रेजेंट करेगा, उसके अंदर आपको एक तो सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलेगा, दूसरा वो बंदा कहेगा कि डॉक्टर साहब मुझे टिंगलिंग, नमनेस जैसी सेंसेशन फील होती है, इरिटेबल सा मैं अपने आप को फील करता हूँ। ठीक हो गया। उसकी वजह क्या है कि उसमें माइलिन शीथ की डैमेजिंग हुई पड़ी है। तो इसलिए आपने कभी भी टीबी के पेशेंट में ये ड्रग यूज़ करवाना कभी भी नहीं भूलना। उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमें पेशेंट के अंदर क्लिनिकल फीचर क्या मिलते होते हैं देखने को। भैया आपको पता है कि एनीमिया के जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं वो तो मिले ही मिलेंगे देखने को, वो तो ज़रूर मिलेंगे। जैसा कि पेलर कलर होता है पेशेंट का, ठीक हो गया। उसके बाद फटीक आ गया, मसल पेन, डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग, जब ब्लड का लेवल ही कम होगा, HB का लेवल कम होगा, तो बंदे का कलर जो होगा वो पेलर होगा। फटीक होगी जब मसल्स को ब्लड सप्लाई नहीं प्रॉपर मिलेगी। उसके बाद पेशेंट के अंदर डिजीनेस, जब ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम मिलेगी तो डिजीनेस जैसे सिम्टम्स आएंगे। पेशेंट कहेगा कि डॉक्टर साहब मैं थोड़ा सा काम कर लेता हूँ तो मुझे चक्कर आने लग जाते हैं, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैं ना बेहोश होने लगा हूँ। इस तरह के ये सिम्टम्स देगा पेशेंट अपने अंदर ना। ठीक हो गया। उसके बाद डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग। भाई जब हमें पता है कि HB के अंदर जो है ना एबिलिटी होती है ये ऑक्सीजन कैरी, हमारे मसल्स को जो है ये ऑक्सीजन देती होती है, HB के अंदर ऑक्सीजन होती है। ठीक हो गया। जब HB का लेवल कम होगा तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का जो है वो लेवल कम होगा, टिश्यूज़ को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से बंदे के अंदर जो है वो डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग आएगी। उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमने लैब इन्वेस्टिगेशन क्या करवानी होती है। हमने सिम्टम्स तो ये देख ले पेशेंट के अंदर, ठीक हो गया, हमें ये पता तो चल गया। उसके बाद हमने इस बंदे के अंदर जो एक बात है वो आपने कभी नहीं भूलनी, आपने इस बंदे की हिस्ट्री लेनी होती है। अब हिस्ट्री क्यों लेनी मैं बताता हूँ। आपको पता है कि आपने पूछना है कि भाईजान आपको कहीं पहले टीबी तो नहीं रह चुकी, या आप टीबी के पेशेंट तो नहीं। अगर तो वो बताएगा जी जी डॉक्टर साहब मैं टीबी का पेशेंट हूँ, तो आपने फ़ौरन उसे कहना कि आप ना मुझे अपनी मेडिसिन दिखाएं। जब वो डॉक्टर को मेडिसिन दिखाएगा ना तो मेडिसिन के अंदर आपको आइसोनायाजाइड मिल जाती है, और आप पेशेंट से पूछते हैं कि कब से यूज़ कर रहे हो, वो कहेगा कि 2 माह से, 3 माह से, 4 माह से यूज़ कर रहा हूँ। तो आपको फ़ौरन पता चल जाता होता है कि इस बंदे के अंदर जो है ना वो आइसोनायाजाइड के यूज़ की वजह से अनीमिया हुआ है, वो सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया हुआ है, इसने विटामिन B6 की डेफिशिएंसी करवा दी। तो इसलिए आपका हिस्ट्री लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हिस्ट्री आपको काफ़ी डायग्नोज करवाने में हेल्प करती होती है। तो हम बात कर रहे थे कि हिस्ट्री लेना बहुत ज़रूरी होती है पेशेंट से, क्योंकि जब आप हिस्ट्री लेंगे तो आपको 60 से 70% तो आपका डायग्नोज इसी से बन जाएगा, अगर तो बंदे के अंदर टीबी हुआ और वो आइसोनायाजिड का यूज़ करता हुआ। उसके बाद हम मज़ीद इन्वेस्टिगेशन क्या करवाते होते हैं लैब के अंदर। लैब में हम क्या करवाते होते हैं, CBC करवाते होते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट। CBC हमें क्या शो करती होती है, ये सीरम आयरन लेवल जो है ये इंक्रीज़ शो करती होती है। अब इसकी क्या वजह है कि सीरम आयरन लेवल हमें जो है वो इंक्रीज़ मिलता होता है, अब वो मैं आपको बताऊंगा। देखें हमें पता है कि प्रोटोपोरफायरिन रिंग और आयरन मिल के हीम को बनाती है। जब प्रोटोपोरफायरिन रिंग नहीं होगी तो आयरन जो होगी वो अकेली जो है वो हीम को नहीं बना पाएगी, जिसकी वजह से आयरन का लेवल जो होगा वो इंक्रीज़ होगा।
सीरम ट्रांसफेरिन जो होता है ये लेवल ये भी इंक्रीज़ मिलता होता है। हमें पता है कि आयरन की जो स्टोरेज फॉर्म है वो ट्रांसफेरिन है, ट्रांसफेरिन की फॉर्म में स्टोर होती है। तो जब आयरन का लेवल ज़्यादा होगा तो ट्रांसफेरिन का लेवल भी ज़्यादा होगा। उसके बाद हम जो है इस बंदे के अंदर क्या ट्रीटमेंट करते होते हैं वो देख लेते हैं। ट्रीटमेंट हम इस बंदे के अंदर पायरिडॉक्सिन करते होते हैं। पायरिडॉक्सिन हमें पता है विटामिन 6 देते होते हैं हम। उसके बाद अंडरलाइन काज ट्रीटमेंट होता है इसका। जो जो हमें सिम्टम्स काज देखने को मिलेंगे उसको देखते हुए फिर हम इस बंदे का ट्रीटमेंट करते होते हैं। इसके अंदर एक उन्होंने बात लिखी हुई है कि माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम। अब माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम क्या होता है ये देखें। ऐसी कंडीशन जिसके अंदर आरबीसी की प्रोडक्शन जो हो वो एबनॉर्मल हो। भाईजान जब प्रोटोपोरफायरिन रिंग नहीं बन रही तो हीम जो होगी वो एबनॉर्मल होगी, एबनॉर्मल बनेगी और ग्लोबिन और आयरन मिलके एचबी को नहीं बना पाएंगे, जिसकी वजह से आरबीसी की प्रोडक्शन जो होगी वो एबनॉर्मल होगी और उसको हम उस कंडीशन को हम माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम कहते होते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया।